हेलो, आवाज आ रही है ना? सुनिएगा, अब आवाज बंद करो। फटाफट बैठो, आवाज बंद कीजिए। देखो, आपको है ना, इनको बच्चों को दो आगे। अब सबके पास आ गया ना, आपके पास नहीं आया? ठीक है, सबको मिल गया ना अभी? जिसको नहीं मिला इनसे ले लीजिएगा। आपको मैंने लास्ट क्लास में नेशनल हाईवे के बारे में बताया था, पुराने नेशनल हाईवे के बारे में। आ गया याद आपको? देखो, उन नेशनल हाईवे के बारे में जब हमने बात की तो आप देखिएगा, इसके यहाँ पर आपको एक भारत का मैप दिखाई दे रहा है, मिल रहा है ना? इस मैप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इस मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक देखो NH1 दिख रहा है, दिल्ली से लेकर आपके अमृतसर तक जा रहा है, मिल गया? अमृतसर पंजाब। उसके नीचे देखो NH2 देखने को मिलेगा जो कोलकाता तक जा रहा है, ठीक है ना? NH3 देखोगे तो इसी NH2 पर एक स्थान है आगरा, यूपी में देखो। फिर नीचे नीचे चलोगे बिल्कुल मुंबई तक जाएगा। NH4 मुंबई से स्टार्ट होगा, एक बार मुड़ेगा इस तरह से ना, वो कहाँ पर मुड़ेगा? वो मुड़ेगा चेन्नई, इस टाइप से यूं चेन्नई में मुड़कर फिर यहाँ चला जाएगा ना। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं NH5। NH5 को देखते हैं तो झारपो कोरिया स्थान है, और इसके साथ साथ भारत की जो तट सीमा है, इस पूर्वी तट सीमा के सारे सारे आपकी गति कर रहा है। और ये NH5। NH6 की बात करते हो तो यहां पर आप देखना, हजीरा से चलेगा और कहां तक जाएगा? कोलकाता तक इसकी स्थिति मिलेगी। इसके बाद NH5 के 6 के बाद 7, NH2 पर वाराणसी मिलेगा, वहां से कन्याकुमारी तक जाएगा। इसके बाद NH7 मिलेगा, 7 के बाद 8 मिलेगा, दिल्ली से लेकर आपके मुंबई तक जाएगा, ठीक है? और इसके बाद NH9 मिलेगा जो देखो पुणे, मुंबई के पास मछलीपट्टनम तक जाएगा। NH10 देखोगे दिल्ली से लेकर आपके फाजिल्का जाएगा। NH11 देखोगे आगरा से लेकर आपके बीकानेर वाली रेंज में। जयपुर बीच में आता है तो जयपुर से लेकर आपके जबलपुर तक आपके जाएगा NH12। NH15 को लेकर बात करोगे तो आपके पठानकोट से लेकर आपके समख्याली तक कांडला बंदरगाह के निकट आएगा। NH15 के बाद NH17 देखोगे पनवेल से लेकर एडापल्ली तक आएगा, पश्चिमी तट सीमा के सारे सारे। और इसके बाद दिल्ली से लेकर आपके यहां तक आ जाएगा NH24 मिलेगा। मिल गए ना सर? यहां तक आपकी स्थितियां मिलती है। अब आप सुनना, इसके बारे में मेरा मानना है कि आप एक बार रजिस्टर दिखाओ मुझे, कहां तक लिखा बेटा, इसको चेक करना। 11 नहीं, कोई जरूरत नहीं है अभी। 11, 12 ये राजस्थान का जब देखेंगे ना, सब विस्तार से पढ़ने को, 14 भी पढ़ने को मिलेगा, 65 भी पढ़ने को मिलेगा, 58 भी नए, 48 भी, सारा आपको नया पैटर्न मिलेगा वहां पर, है ना? अरे कोई बात नहीं, 11 नहीं है तो क्या आपत्ति आ रही है भाई, है ना? इसमें जिसमें ज्यादा जिसकी भूमिका होगी ना, जिसको वापस पढ़ाना पड़ेगा। आप तो ये देखिएगा, आपने लिखा कहां तक है? स्वर्णिम, अच्छा यहां तक लिखा है ना, तो मैं आपको एक एक लाइन बोलता जाता हूं, इसके आगे लिखना जो है ना, सबसे पहले लिखेगा फर्स्ट एरो करके, नंबर 1। चरण पढ़ रहे थे ना अपन, इसमें पहला चरण लिखेगा उत्तर दक्षिण गलिहारा। उत्तर दक्षिण गलिहारा, उत्तर दक्षिण गलिहारा लिख दिया। और इसमें एक ना, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत अंतर्गत भारत के उत्तरतम स्थान को, इसके अंतर्गत भारत के उत्तरतम स्थान को दक्षिणतम
स्थान तक, दक्षिणतम स्थान तक राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से, राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ने का कार्य किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कार्य किया गया। जोड़ने का कार्य किया गया। और अब एक बार जरा इधर आ जाइएगा, फिर हम बात करेंगे और थोड़ा आगे। यदि हम लोग बात कर लेते हैं इसी मापदंड को लेकर, इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर, तो हम बता सकते हैं कि भाई अगर आप बात करें तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका संबंध जो मिलेगा ना, वो आपको कहां कहां से देखने को मिलता है, तो उसके बारे में जरा एक बार हम चर्चा और भी कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपने देखा उत्तरतम स्थान तो कौन सा लिया गया भाई, ये वाली दिशा तो कौन सी है, उत्तर। और यहां पर ये वाली दिशा कौन सी है, दक्षिण। उत्तर का स्थान तो लिया गया श्रीनगर और दक्षिण का स्थान लिया कन्याकुमारी। ये कल मैं आपको बताकर गया था, लास्ट क्लास जब भी हुई थी हमारी। अब आप अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे ना, तो सबसे पहले कुछ राज्यों को देखना पड़ेगा जिन राज्यों से होकर ये गुजरेगा। सबसे पहला राज्य मिलता है जम्मू कश्मीर। कौन सा मिलता है? उसके बाद नीचे आओगे तो ये ग्रीन जो किया है ना मैंने, इसका नाम मिलता है पंजाब। कौन सा मिलता है? क्लियर। फिर एक केंद्र शासित प्रदेश में होकर जाता है ये, जिसको आपने छोटा सा ग्रीन किया हुआ ना यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि ये आपके ग्रीन किया हुआ है, ठीक है ना। और ग्रीन का मतलब है दिल्ली से ये आगे बढ़ता है, और दिल्ली से आगे बढ़ता है तो फिर इसको हरियाणा में वापस देखने को मिलता है। ये वाला स्थान हरियाणा है, हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ये वाला जो स्थान है ना, ये पूरा आपके कहलाता है यूपी। कौन सा कहलाता है? यूपी के बाद अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो देखो एमपी में गया है ग्रीन वाले साथ। एमपी के बाद जो ये ब्लू कलर दिख रहा है ना आपको, ये वापिस यूपी है, और यहीं पर आपको एक स्थान मिलेगा आगे चलकर हांसी, सॉरी झांसी, हांसी का नाम आया है। हांसी स्थान हरियाणा में, हांसी का संबंध हरियाणा से। आपको यहां पर मिलता है एक स्थान, इस स्थान का नाम मिलता है झांसी, और यहां पर वापिस जब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आएगा तो वो क्रॉस करेगा। हाँ, झांसी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए तो इसको डायरेक्ट किया मैंने। ये झांसी है, और झांसी जो महाराणा और आपके लक्ष्मीबाई थी ना, इस लक्ष्मीबाई का चित्र जो आपका, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अभी क्या महाराणा प्रताप की बात चल रही थी नीचे कुछ मुद्दों को लेकर, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये आपको यहां तक देखने को मिला। इसके बाद देखिएगा आप आई ये वाला पूरा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना, ये पूरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद, और ये वाला सारे राज्य आपके सामने लिखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सामने अगर आप, ये तो हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे तो पंजाब के बाद हमारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन आ जाता है? दिल्ली। और दिल्ली के बाद और आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा के बाद, देखो उत्तर प्रदेश के बाद, और मध्य प्रदेश के बाद वापिस, देखा ना आपने उसके अंदर, झांसी के बाद फिर वापस मध्य प्रदेश में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपके महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र के बाद, तेलंगाना के बाद, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु। ये हमें प्रमुख राज्य व केंद्र शासित प्रदेश दिए। इसमें से एक तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी बात करते हो तो ये तो आपके क्या है, एक तो ये केंद्र शासित प्रदेश, एक ऊपर वाला सबसे जम्मू कश्मीर वाला केंद्र शासित प्रदेश। ये आपको क्या मिलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। बाकी आप बात करते हो दो तो केंद्र शासित प्रदेश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राज्यों से मिलता है। एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की है, कौन कौन से शहर मुख्य ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको शहर की बात करते हो, श्रीनगर फेमस शहर हो गया, जम्मू हो गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि श्रीनगर से लेकर यहां तक गया था ना एनएच, तो ये आपको श्रीनगर मिल जाएगा। जालंधर पंजाब का स्थान है, क्योंकि हमें पता है NH1 जो पढ़ते हैं ना आप, ये NH1 पड़ता है दिल्ली से लेकर अमृतसर जाता है, ये है NH1, और इसी के बीच में जालंधर, जालंधर से श्रीनगर जाते हैं। और आपको याद होगा यहां पर आता है जम्मू, और ये है बनिहाल दर्रा, मैंने उस समय भी ये बताया था हल्का सा, ठीक है ना। तो ये श्रीनगर, फिर जम्मू, जम्मू के बाद यहां पर जालंधर, फिर आएगा जाकर कहां पर, दिल्ली। दिल्ली से पहले हरियाणा का एक क्षेत्र आता है, हरियाणा के आपके फरीदाबाद व पलवल से होता हुआ आपके यहाँ पर दो क्षेत्रों में, आगरा यूपी फेमस स्थान है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का है, वापिस मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी हमें जरूरत पड़ने को मिलेगी, झांसी। इसके बाद नागपुर आएगा, क्योंकि अपन ने क्रॉस करवाया था ना नागपुर के, वहां पर नागपुर के बाद निजामाबाद व हैदराबाद, दोनों तेलंगाना के। अनंतपुर का संबंध कहां से मिलेगा, बेंगलुरु का संबंध, चारों के चारों का संबंध तम, चाहे कृष्णागिरी चाहे सेलम, ये आपने पढ़ा था जब उद्योग वगैरह पढ़े थे। इसके बाद मदुरई भी पढ़ने को मिला था, कन्याकुमारी भी पढ़ने को मिला था, क्लियर। और ये आकर यहां पर मिल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ये नहीं बनाना है, हमने जो लिखा है ना उसमें हम एक लाइन लिखेंगे, आपके इससे संबंधित प्रमुख राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक प्रमुख शहर, और हमें केवल ये लंबी आकृति में इसको ये बनाना है। ऊपर लिखना है उत्तर दिशा, और नीचे क्या लिख देना है, ये तो आपके उत्तर दिशा, और ये वाली कौन सी हो गई, दक्षिण। आप इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं उसका कारण सुनिएगा, क्योंकि जब ये इस प्रकार है तो हम इस प्रकार लिख देंगे, ऐसा होगा तो हम इस प्रकार लिख देंगे, जिससे हमें सीक्वेंस भी एक थोड़ा सा लर्न रहेगा, ठीक है ना। फटाक से इसको उतारिएगा, लिखो, मैं बोल रहा हूं ना, पहले लाइन एक लिखिए, लिखेगा क्वेश्चन बोल लेगा, इसमें क्वेश्चन लिखता, उत्तर दक्षिण गलियारे से संबंधित लिखेगा, उत्तर दक्षिण गलियारे से संबंधित प्रमुख, उत्तर दक्षिण गलियारे से संबंधित प्रमुख राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ऑब्लिक प्रमुख शहर निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है, और ये सारा उतार लीजिएगा एज इट इज। पेज में ऐसी जगह लेना जिसमें पूरा आ जाए एक साथ, यूं नहीं कि 5 पल्ली तरफ आ रहे हैं 5 इधर आ रहे हैं, पूरा पेज लेना जिसके अंदर हमारे सारे नाम आ जाए एक साथ ही।
हो गया इतना? लिखो, लिखो इसके नीचे नोट लगाकर। इसके नीचे एक लाइन लिखना, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर, इसकी लंबाई लगभग 4000 किलोमीटर मानी जाती है। चार हजार किलोमीटर मानी जाती है। लिख दिया। दूसरा एरो करके लिखना इसमें, इस गलिहारे को वर्तमान में, इस गलिहारे को वर्तमान में, इस गलिहारे को वर्तमान में NH44, NH44 के नाम से भी जाना जाता है। NH44 के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर?
दूसरा, ये तो बात हो गई यहां तक की, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, ठीक है ना। तो आप एक लाइन छोड़कर लिखना बाद में, पहले इधर सुन लो। चलो, इतना हो गया ना। इसके अंदर एक लाइन और लिखो। इसका संबंध, इसका संबंध दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश, इसका संबंध दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश तथा 9 राज्यों से मिलता है। दो प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश व 9 राज्यों से मिलता है। लिख दिया। केंद्र सरकार करेगी, ठीक है ना। केंद्र सरकार का आपके NHAI जो है ना संगठन, वो करता है, उसका ही, उसको इशारा दे रखा है। नेशनल हाईवे का भी उसी के पास है, इसका भी उसी के पास। नेशनल हाईवे का ही तो प्रकार है एक, कोई एक्स्ट्रा कोई है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर। एक अभी आपको लिखना नहीं, सुनना है कि एक आता है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम गलियारे को लेकर, तो आपको यहां पर देखकर पता चल रहा होगा, ये जो भारत की स्थिति है, इस भारत में यहां पर जो दिशा दिख रही है, इस दिशा को जब आप देखते हैं तो ये वाली दिशा कौन सी है? पश्चिम। और इधर वाली जो दिशा है वो दिशा कौन सी है? पूर्व। और अगर आप बात करना चाहते हो सबसे पहले ये पश्चिम दिशा की जब बात करते हैं, तो पश्चिम दिशा के अंतर्गत आपको एक स्थान विशेष मिलता है जिसका नाम मिलता है पोरबंदर। इस पोरबंदर का जिक्र हो चुका है अपना, जब हम लोगों ने बंदरगाह पढ़े थे तब। और इधर आपके ये वाला जो असम का स्थान है, इस असम के स्थान का नाम मिलता है सिलचर। तो सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी स्थान को भी हमने इसमें चिन्हित कर दिया है। अब अगर यहां से चलते हो तो नंबर 1 पर तो आता है गुजरात। 1 नंबर पर तो कौन सा जाता है? गुजरात। गुजरात के 4 प्रमुख शहर मिलेंगे। पोरबंदर तो है ही है, पोरबंदर से आगे मिलते हो राजकोट, राधनपुर, राधनपुर और पालनपुर। पालनपुर का जिक्र आगे भी जब अरावली पर्वतमाला माने पढ़ेंगे ना, तो अरावली के भी प्रारंभिक केंद्र के रूप में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपको पता है ये राजस्थान में आता है, और राजस्थान में जो ये आपकी चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, वहां से इसका संबंध मिलेगा। देखिएगा, एक तो इसका स्थान मिलने वाला है सबसे पहले उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। ये आपके यहां से गुजरता हुआ ये वाला हिस्सा यहां पर आ जाएगा। जैसे ही यहां पर आता है ना, तो आपको पता है यहां पर ऑलरेडी मैंने आपको झांसी बताया था, और ये झांसी स्थान जो था उत्तर प्रदेश का था। झांसी के बारे में बात किए थे ना हमने। देखिए, ये यहां से शिवपुरी होता हुआ यहां पर जाता है, और इसके बाद यहां चलो। क्लियर? तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र का नाम क्या था? झांसी, उत्तर प्रदेश का। यहां से आपके उत्तर प्रदेश में देखिएगा, मध्य प्रदेश का एक शिवपुरी स्थान है फेमस। ये यहां पर आता है ना, बिल्कुल 12 जो जिला है ना, 12 जिले के बिल्कुल यहां पर आपको शिवपुरी मिलता है। आप जब पढ़ते हैं कि राजस्थान की सीमाएं किस किस के साथ लगती है, तो राजस्थान में जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिलता है यहां पर ये आपके मध्य प्रदेश का हिस्सा देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे तो पाएंगे यहां से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, बिल्कुल 12 के सामने, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, यह आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर आपकी स्थिति आ गई शिवपुरी की।
अब उत्तर प्रदेश में आया तो उत्तर प्रदेश में देखो इंपोर्टेंट कौन सा आ गया, अभी अपने पढ़ा ना, झांसी के बाद कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बस्ती और गोरखपुर। इसके बाद सीधा बिहार, देखो बिहार आएंगे गोपालगंज, मुजफ्फराबादपुर और आपके दरभंगा। ये बहुत फेमस रहा है दरभंगा सर, ये शिक्षा जगत के लिए बड़ा फेमस था दरभंगा। यहां पर है ना प्राचीन संस्थान देखने को मिलते थे आपके अध्ययन के लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने इसका मिसयूज किया। और मिसयूज जब किया ना, ये जो मैप दिया ना आपको, सुनना इधर कंप्यूटर वाले भैया, ये जो मैप दिया ना अपने बच्चों को, ये डाउनलोड कर कर इसकी पीडीएफ भी है, मैंने उनको दे दी है प्रद्युमन जी को, पीडीएफ लेके और उसको डलवा देना उस पर ऐप पे, तो ऑनलाइन बच्चों को भी प्राप्त हो जाएगी, है ना, चलेगा। तो आपके ये फेमस रहा, लेकिन अब फिर वर्तमान जब युग आया तो लोगों ने इसका मिसयूज किया और यहाँ पर आपके अनैतिक रूप से फर्जी डिग्री बनाना स्टार्ट किया। फिर एक समय ऐसा आया था 2008 के आसपास का, कि 2000 के समय ही आ गया था। उस समय यहाँ पर बीएड बहुत लोग करके आ रहे थे राजस्थान में, तो उस समय कहा था दरभंगा की मान्यता रद्द कर दी जाती है। तो आपके जो बड़े बहन भाई होंगे ना, उस समय के अंतर्गत दरभंगा के अंतर्गत बड़े पैमाने पर जब घोटाला हुआ तो ये व्यवस्था की गई। तो बहुत पहले से शिक्षा जगत के लिए फेमस है। इसके बाद सिलीगुड़ी बड़ा फेमस स्थान है टूरिस्ट के लिए, आपके कहां पर देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल। इधर आपके तीनों के तीनों स्थान फेमस है सर, घूमने के बहुत शानदार स्थान है, पहाड़ियों की वादियों में चित्र है। चाहे तो बात कर लीजिएगा गुवाहाटी की, दिसपुर की, दिसपुर राजधानी है इसकी, और इसके बाद कौन सा आ जाएगा अंतिम, सिलचर। क्योंकि ये यहां से जब चलता है तो आप देखेंगे ये आपके बिहार में आया, फिर वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद असम। ये स्थिति देखने को मिलेगी। तो आपने देखा मूल रूप से जब हम देखते हैं तो आपके मूल रूप से आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा होने लगी। तो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में हमने देखा कि आपके एक तो पहले नंबर पर आएगा गुजरात, दूसरे नंबर पर आपको कौन सा देखने को मिलने वाला है, राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। ठीक है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा। यहां तक रिपीट कर देता हूं, गुजरात की बात करते हो तो एक तो फिक्स स्थान है जहां से वो चलेगा पोरबंदर, पोरबंदर से अगला स्थान राजकोट, राजकोट के बाद राधनपुर, राधनपुर के बाद आपके पालनपुर, पालनपुर के बाद राजस्थान में आ जाएगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। शिवपुरी स्थान का जो संबंध है वो आपके कहां से मिलता है, मध्य प्रदेश, झांसी, कानपुर, इसके बाद लखनऊ, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, ये सब किसके हैं, उत्तर प्रदेश। गोपालगंज व आपके मुजफ्फरपुर, दरभंगा, तीनों स्थान कहां के। एक फेमस स्थान है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी का संबंध कहां से मिलता है, वेस्ट बंगाल से। चाहे बात कर लीजिएगा आप लेकर एक नंबर गुवाहाटी की, गुवाहाटी के थोड़ा आगे जाओगे दिसपुर आएगा, दिसपुर से थोड़ा सा टर्न करेंगे तो आपके सिलचर आ जाएगा। और इनका मूल उद्देश्य था उत्तर दक्षिण गलियारे, पूर्व पश्चिम गलियारों का बनाने का, कि आपके लोग जब है ना रोड अच्छे होंगे ना तो लोग आने जाने का काम करेंगे, व्यापारिक क्रिया भी होगी, सांस्कृतिक परिवेश भी होगा, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग गमन भी आसानी से करेंगे, जिससे पूरे देश के अंदर यूनिटी बनाने में सहयोग मिलेगा। तो आप हेडिंग डालेंगे पूर्व पश्चिम गलियारा या ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और ये उतारेंगे, फिर इसके बारे में सारी लाइन लिखाऊंगा नीचे। मन का सीधा लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, उत्तर दक्षिण टेढ़ा लिखना चाहता, टेढ़ा लिख दो, आपका मन करे जैसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पेज आप यूं ही रखते हैं और फिर यूं लिखना चाहते हैं तो इसको यूं मोड़कर फिर यूं लिखना, एकदम सीधा सीधा जाएगा, है ना। इस पे नहीं लिखना, तो बता रहा हूं मैं आपको।
और वैसे सीधा लिखना था, सीधा लिखा था। पहले ही अपलोड कर दिया है क्लासरूम मैटर। आपका मन करे बेटा जैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। भाई पहले ही इसमें डाउनलोड कर दिया है। हरियाणा आ गया इसमें। क्या हरियाणा आ गया बेटा? घर आ गया है क्या? अरे कौन है? यशवीर सिंह। इसका दे देना, ललित को दे दो। ललित कौन है? इसको तो एक मैप और ले लिया। बस रहने दो, ये एडवांस ही पहले ही। किसका? पहला है स्टार लिख दिया। दूसरा कौन सा है? राजकोट। इसके बाद है राधन, राधनपुर। फिर उसके बाद आता है पालनपुर। राधनपुर और पालन। चलें फिर आगे। इसके नीचे लिखना है एक लाइन आप।
इसके अंदर लिखिएगा फर्स्ट एरो करके, नीचे नोट लगा के। यह गलिहारा भारत के पूर्वी स्थान को, यह गलिहारा भारत के पूर्वी स्थान को पश्चिमी स्थान से जोड़ने का कार्य करता है। यह गलियारा भारत के पूर्वी स्थान को पश्चिमी स्थान से जोड़ने का कार्य करता है। लिख देना, दूसरा एरो करके एक लाइन और लिख देना, इसमें लिख देना सर। इसमें लिखिएगा, इस गलिहारे का संबंध मुख्यतः इस गलिहारे का संबंध मुख्यतः 7 राज्यों से मिलता है। मुख्यतः 7 राज्यों से मिलता है। इस गलिहारे का संबंध मुख्यतः 7 राज्यों से मिलता है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसकी लंबाई लगभग 3300 किलोमीटर ऑब्लिक 3443 किलोमीटर बताई जाती है। मैडम अब है तो विवाद, मैं क्या करूं इसमें बताओ, जो डिपार्टमेंट कहता है वो मैंने लिखवा दी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना, वर्तमान में इसे NH-27 के नाम से, वर्तमान में इसे NH-27 के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे NH-27 के नाम से जाना जाता है। एक लाइन छोड़कर नोट लगाकर लिखना, एक लाइन छोड़कर नोट लगाकर लिखना। इसमें लिखना, उत्तर दक्षिण गलिहारा तथा पूर्व पश्चिम गलिहारा, उत्तर दक्षिण गलिहारा तथा पूर्व पश्चिम गलिहारा दोनों की लंबाई लगभग 7300 किलोमीटर मानी जाती है। दोनों की लंबाई लगभग 7300 किलोमीटर 7300 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट इसी नोट में, उत्तर दक्षिण गलिहारा तथा पूर्व पश्चिम गलिहारा आपस में कौन से स्थान पर मिलते हैं? आपस में कौन से स्थान पर मिलते हैं? आंसर लिखना है झांसी। आंसर लिखना है कौन सा? झांसी। आंसर झांसी ब्रैकेट में यूपी। लिख देते ना। अब इससे और आगे बढ़ते हैं, तो अब आप सुनिएगा पहले, फिर उसके बाद लिखेंगे कि अगर आपने देखा नेक्स्ट स्थिति को, तो एक नाम मिलता है और इसका नाम मिलता है स्वर्णिम
चतुर्भुज योजना। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में हमें मालूम है कि आपके जब ये बनी थी ना, उस समय बड़ी हाईलाइट थी, लेकिन नई पद्धति होने के बाद इसका अस्तित्व नाम मात्र का रह गया। अब इसके बारे में बस 2 क्वेश्चन आपको लर्न रखने हैं, क्योंकि जब नई पद्धति में तो इसके एनएच वगैरह भी याद करने पड़ते थे कि भाई कौन कौन से इसके अंदर एनएच आ रहे हैं, ये सब पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब नई पद्धति आने के बाद ये स्थितियां आपके नहीं रही है। आपके ये निर्णय लिया गया कि देश के 4 बड़े महानगर हैं और इन देश के 4 बड़े महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से आपस में कनेक्टिविटी प्रदान की जाए, जिसमें आपके एक तो प्रमुख स्थान कौन सा लिया गया? दिल्ली। दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपके लिया जाता है कोलकाता, और तीसरे नंबर पर जो स्थान लिया जाता है और मुंबई के बाद यहां पर आएंगे तो हाँ, मेट्रो के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तो इसके बारे में पढ़ो। क्लियर? और इसकी जो टोटल लेंथ है वो एक आपको और याद रखनी है अभी के दौर में, कि कुल लंबाई इसकी कितनी मिलती है? 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई। क्लियर? एक योजना और चली थी, वो भी योजना अब वर्तमान में ज्यादा अस्तित्व में नहीं रही, जिसका नाम था नंबर 4 पर प्रधानमंत्री सड़क जोड़ो योजना। कि प्रधानमंत्री सड़क जोड़ो योजना को लेकर बात करते हैं तो इसमें हम लिख देंगे इस योजना के तहत जितने भी छूटे हुए एनएच थे उन्हें पूरा करने का उद्देश्य रखा गया। ठीक है ना? एक इसके बाद दूसरी, ये तो एनएचडीपी चल रही थी, इसके बाद हमने पाया एक स्थिति और मिलती है आपको जो आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण होगी, 2-3 लाइनें इसकी, जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो परियोजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना, ये आपको देखने को मिलती है इतनी बात। और इसके बारे में यदि हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है वो जरा सुनना। क्वेश्चन ये बनता है कि इन सब का धीरे धीरे अस्तित्व इसलिए कम हुआ हमारे वाले सेगमेंट में क्योंकि हमें यहाँ पर करंट को लेकर क्वेश्चन पूछता है वो साथ में जोड़कर। तो अब वर्तमान में राष्ट्र आपके जो सड़क मार्ग की बात करते हो तो इनकी सबकी भूमिका जो रही ना वो आपके नेशनल हाईवे की भूमिका अब एक्सप्रेसवे के रूप में आ गई। और हाईलाइट कौन चल गया? एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे के साथ साथ हमने कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे भी देखे जिन्हें आपके आर्थिक कॉरिडोर का नाम दिया गया है, इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो इनको लेकर आज एग्जामिनर आज पूछता है। 10 साल पहले, 5 साल पहले, 15 साल पहले इनको बहुत पूछता था, एक एक चीज छोटी छोटी लिखवानी पड़ रही थी। अब कोई जरूरत नहीं, अब उसमें बारीक चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो परियोजना में अगर हम बात करना चाहते हैं इसकी शुरुआत, तो आप बता सकते हो इसकी जो शुरुआत होती है 25 दिसंबर को इसकी शुरुआत होती है, 25 दिसंबर 2000 को। दूसरा क्वेश्चन आता है इसको लेकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो परियोजना को लेकर कि यह जो परियोजना है इस परियोजना का अगर हम उद्देश्य जानना चाहें, इस समय आपके किसके शासनकाल की बात है? अटल
इसके बाद इस परियोजना का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये था भारत के ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 से अधिक, 500 या 500 से अधिक, 500 से अधिक हैं, उन्हें एक सिंगल सड़क मार्ग बनाकर मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए, मुख्य मार्ग से जोड़ना इसका उद्देश्य था। और साथ में एक कंडीशन और लगाई है, और कंडीशन क्या है जरा सुनिएगा। कंडीशनल ये लगाया है कि अगर ऐसा है तो आप याद रखना, यदि किसी गांव की 100% आबादी, या तो आप कह सकते हो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति की है, तो वहां 200/250 आबादी, पहले 250 रखी इन्होंने, फिर बाद में 200 कर दी इसको, 250 आबादी भी क्या रहेगी? पर्याप्त रहेगी। नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम बात करें सहभागिता, और सहभागिता में हमने कहा कि इसमें दो स्थितियों की सहभागिता मिलेगी। अब भाई सड़क बनाने के लिए पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार। और इन्होंने कहा दूसरा कौन देगा? राज्य सरकार। और दोनों की बकायदा हिस्सेदारियां फिक्स कर दी, 60% और 40%। कहा गया कोई भी ऐसा गांव देखिएगा जहां की आबादी की बात करते हैं 500 आबादी है, अगर गांव अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का है, 200 आबादी या 250 आबादी है, तो आपके इसके पास में गुजरने वाला कोई भी मुख्य मार्ग हो सकता है। ये मान लिया गया कैसा मार्ग है, और इस मुख्य मार्ग में नेशनल हाईवे हो सकता है, स्टेट हाईवे हो सकता है, जिला सड़क हो सकती है, कोई भी हो सकता है, सीमावर्ती सड़क हो सकती है, कोई भी मुख्य मार्ग हो सकता है। इन्होंने कहा इस मुख्य मार्ग से आपको एक सिंगल डामर रोड बनाना है, और ये सिंगल डामर रोड बनाकर इसके साथ कनेक्टिविटी देनी। आप देखेंगे तो आपको ऐसा सिंगल डामर रोड है ना, गांव के गेट में जब एंट्री करते हो ना, जहां से मूल मार्ग से हटोगे या गांव से आप बाहर निकलेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा। यहां सिंगल का मतलब है एकल, एकल का मतलब होता है एक ही आपके मार्ग होगा, एक पर आपके पूरा बस ट्रक चल सकता है, और दूसरा कोई आ जाएगा ना आगे से तो उसको उतारना पड़ेगा फिर। हाँ ऐसे तो होता है ना, और ये आपके सिंगल मार्ग माना जाता है इसको।
ठीक है ना। अगर ये कहीं पर पट्टी लगी हुई मिलती है तो समझ जाना वो डबल मार्ग है। उसमें इस वाइट पट्टी कहीं कहीं पर होती है ना, कई कई सड़कों पे, तो उसका मतलब ये आदेशात्मक है आपके लिए कि आपके आने का ट्रैक अलग है, जाने का ट्रैक अलग है, और अगर आप इधर आ जाते हैं तो दुर्घटना होगी, इसलिए पेनल्टी कई बार लग जाती है। आपने शहरों में अक्सर इस प्रकार का देखा होगा, और अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो वो कहते हैं आप रॉन्ग साइड में आए हैं। ये फर्क होता है। फटाक से इसको बनाएंगे, पहले उससे पहले वो लिख लेते हैं। लिखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। फर्स्ट एरो करके लिखना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में। इस योजना के तहत, इस योजना के तहत देश के, इस योजना के तहत देश के 4 बड़े महानगरों, इस योजना के तहत देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से, आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आपस में राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से जोड़ा जाएगा। हो गया इतना। नेक्स्ट दूसरा एरो करके लिखना। इस योजना की कुल लंबाई, इस योजना की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। इस योजना की कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है। लिख दिया। और इसके बाद आप फटाक से ये डायग्राम बनाइएगा। और फिर इसके बाद ये लिख देना।
उतारना है ना, इसको उतार लो, फिर आगे बात कर लो। कर दे चेंज इसको। चेंज कर दो, इसको उतार लीजिएगा एज इट इज, पूरा डायग्राम हो गया वैसे सब।
हो गया ये? अब इसके बाद लिखना नहीं है, सुनना है कुछ चीजें, मैं फिर आपको बताऊंगा उसके बाद। ग्यारह बजे तक है ना? सॉरी, ये थोड़ा चेंज ही नहीं टाइम आज। क्या बेटा? अच्छा 11:15 तक है, ठीक। चलें भाई आगे चलें। अब आपको मैं बताता हूं, एक लिख देना, आप कुछ मत लिखना, बस इतना लिख के छोड़ दो, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे इतना लिखकर रजिस्टर बंद कर दो। आप कुछ देर के लिए मैं समझाना है मुझे। एक्सप्रेस वे लिख दिया। चले आगे। अब मैं आपको कुछ एक्सप्रेस वे बताता हूं, इसके डायग्राम आपको मैं उपलब्ध करवाऊंगा, वो सुनिएगा जरा। देखिएगा, पहले तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सप्रेस वे को लेकर कि एक्सप्रेस वे क्यों बनाए गए, इनका कॉन्सेप्ट किस लिए आया। तो पता चला कि हमारे देश में ऑलरेडी नेशनल हाईवे काम कर ही रहे थे, लेकिन नेशनल हाईवे जब काम कर रहे थे ना, तो इनके अंदर एक समस्या आ रही थी कि शुरुआत में तो हमारे नेशनल हाईवे पर दबाव वाहनों का कम था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो आपके दबाव इतना बढ़ने लगा कि इन आपके हाईवे जो थे ना, इन हाईवे में बड़ी दिक्कत होने लगी, और आपके सबसे ज्यादा यात्रियों से भी ज्यादा जो परेशानी होने लगी ना, वो माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में होने लगी। कॉस्टिंग उसकी बढ़ने लगी, दबाव बढ़ने के कारण आपके उसे रास्ते में जगह जगह परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जो कल कारखाने थे, उन कल कारखानों में कच्चे माल के रूप में जो प्रोडक्ट पहुंचना था, या कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद जब उसे आपके पहुंचाना था उसके गंतव्य स्थान तक, उसे वितरण करने का काम था, वो भी आपका बड़ा देरी से हो रहा था। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम ऐसी सड़कों का निर्माण करें जिन सड़कों पर आपकी इन सभी समस्याओं से निदान मिल जाए। तो सबसे पहले तो देश के अंदर बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को चिन्हित कीजिएगा, और आपको इससे पहले मैं एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, भारतीय उद्योग, और जिसमें उद्योग केंद्र जो थे ना, आप देखना उन्हीं औद्योगिक केंद्रों को आपस में जोड़ने का काम करेगा ये पूरे देश के अंदर, कि पहले तो बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र देखो और उनको आपस में हम कनेक्टिविटी देंगे। अब कनेक्टिविटी देने के बाद दो स्थितियां मिलेगी, या तो कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग ऑलरेडी पहले से है, तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति को जब लेकर बात करेंगे तो आप आसानी के साथ बताएंगे। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में आप करेंगे कि यहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर आप एक्सप्रेसवे घोषित करते हैं तो इसको अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा। अगर इसका पूरा भाग या कोई भी आंशिक भाग भी अगर आप लेते हैं तो इसे अत्याधुनिक बनाना पड़ेगा। अत्याधुनिक के अंतर्गत क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन तो ये रखी गई कि इसमें एंट्री व एग्जिट के लिए निश्चित क्षेत्र विशेष होगा, कि आप यूं नहीं है मन चाहे जहां से भी आप चढ़ जाएंगे। इसमें एंट्री करने का एक निश्चित क्षेत्र होगा, एग्जिट करने का एक निश्चित क्षेत्र होगा। इसके अलावा आप इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री नहीं कर सकते हैं, और एंट्री नहीं करेंगे
उसके लिए क्या किया गया, दोनों तरफ आपके क्या लगा दिया गया, आपके बाउंड्री लगा दी गई, अर्थात 3 सेट वाली स्थिति लगा दी गई। क्लियर है ना, बैरियर लगा दिए गए। इन बैरियरों को भी और मजबूत बनाया जाए तो आपके इस बैरियर से दूर आपके बड़े खुले मैदानों पर बाकायदा पक्की दीवारों का निर्माण कर दिया गया, 7-7 फुट 8-8 फुट ब्लॉक्स के रूप में। खंबे लगाए, ब्लॉक्स लगाए, खंबे लगाए पूरे में। अब अगर कोई व्यक्ति, किसी का गांव यहां पर है, अगर किसी का गांव यहां पर है, एक गांव यहां पर है, अगर इस गांव के व्यक्ति को इस सड़क मार्ग पर आना है, इस ब्लू वाले पर आना है, तो उसे सबसे पहले इस दीवार को फांदना होगा, फिर इसके बाद इसे फांदना होगा, फिर यहां तक आएगा। और प्रत्येक, ये 2 दूरियां हो गई ना, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो गांव का किसी भी व्यक्ति को इस लाइन को क्रॉस करने की अनुमति नहीं है, अगर वो करता है तो उस पर आपके कार्रवाई होगी, और इसको क्रॉस कर कर अगर यहां गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया होगी। दूसरा, इससे ऐसा होगा कि जो मवेशी थे, वन्य जीव जंतु थे, वो इस ट्रैक पर नहीं आएंगे, तो तेज गति करती हुई वाहनों को दुर्घटना का भी आपके अंदेशा अत्यंत कम हो जाएगा। ये व्यवस्थाएं की गई। तीसरे नंबर पर इस पर पूरी निगरानी रहे कि वास्तव में क्या है, तो प्रत्येक 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर के बीच में अत्याधुनिक हाई प्रोफाइल के कैमरे लगा दिए गए। क्लियर है ना। अगर हमने बात करना चाहिए इससे और आगे, तो पता चला कि भाई ये प्रोफाइल ये यहां पर लगाई, तो आपने देखा कि ये स्थितियां यहां पर बनी। अब इसके ऊपर चलने वाले वाहन तीव्र गति से चलेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का मार्ग में अवरोध ना मिले, इसलिए पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं पर भी आपको स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा। स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति को चलाने में सुविधा रहेगी, साधन भी आपके एक अच्छे कम ईंधन में ज्यादा आपके वो दे देगा, क्या बोलते हैं, एवरेज दे देगा। और तीसरे नंबर पर अब आपस में वाहन नहीं टकराएं, इसके लिए इस पूरे ट्रैक को कई लेन में बांटा गया और आपके सभी वाहनों की रफ्तार को निश्चित कर दिया गया। 1-2 जगह कंडीशनल स्थितियां ऐसी रही जहां पर आपके दुपहिया वाहनों को भी चलने की स्वीकृति दी गई, अन्यथा इन एक्सप्रेसवे पर दुपहिया वाहन, पशुओं से चलने वाले वाहन, मवेशियों से जो चलाते हैं ना, तथा कृषि के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले वाहनों को इस पर चलना वर्जित कर दिया गया। 2 व्हीलर नहीं चल सकता, कोई कृषि से ट्रैक्टर चलाना चाहो ट्रैक्टर नहीं चल सकता, मवेशी से कोई संबंधित चलाना चाहो नहीं चल सकता, क्योंकि इनका निर्माण तो किस लिए किया गया है, बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को आपके कनेक्टिविटी देने के लिए। और इसमें गति जो थी, वो गति भी आपके क्या कर दी गई, निर्धारित कर दी गई। गति क्या कर दी गई, एक निर्धारित स्थितियों में कर दी गई। और इस गति में अगर हम बात करना चाहें तो आपके गति में 2 अवस्थाएं देखने को मिली। एक तो अवस्था ये देखने को मिली अधिकतम मैक्सिमम रेंज, और दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं मिनिमम स्थिति को चिन्हित किया गया कि कम से कम आपके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको वाहन चलाना पड़ेगा, और अधिकतम की बात करते हो तो 120 की आपकी रफ्तार इसमें फिक्स की गई। अगर आपने 80 से कम रफ्तार रखी तो भी आपको जुर्माना देना होगा, और 120 से अगर आपने वाहन की रफ्तार तीव्र की तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माने के लिए पूरा ऑनलाइन कर दिया गया। किसी भी प्रकार से अब आपके ऊपर किसी भी प्रकार से अनैतिक रूप से आपको अन्य वाहन नहीं करना पड़ेगा, जैसे कई बार कोई भी पुलिस वाला रास्ते में रोक लेता था। नहीं, आपने स्पीड जहां तेज की वहीं पर चालान कट जाएगा, और जरूरी नहीं है कि आपने एक बार चालान कटवा लिया फिर आगे चलेंगे, जितनी बार आपकी स्पीड तेज होगी उतने चालान कटेंगे। ये व्यवस्थाएं की गई। धीरे चलोगे इसलिए चालान कटेगा क्योंकि आप धीरे चलेंगे तो पीछे से आने वाली तेज रफ्तार की गाड़ी, जिसकी एक निश्चित रफ्तार रखी गई है, वो आपसे टकरा सकती है, इसलिए आपके ऊपर चालान लग सकता है।
आपकी जो रफ्तार है हाईएस्ट, उस रफ्तार से ज्यादा पे चलेंगे तो भी आपको क्या होगा, जुर्माना देना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने वाले को किसी को भी टक्कर मारेंगे। ठीक है ना, तो ये व्यवस्थाएं बनाएगी। अब देश के अंदर मैं आपको पूरे मैप के हिसाब से बताता हूं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो आपको पढ़ने हैं। देखिएगा, इसमें नंबर 1 पर आपने देखा जमुना, आपके जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे। जब भी कोई एक्सप्रेसवे मिलेगा 99% उसके नाम में 2 स्थान चिन्हित होंगे, वो 2 स्थान आपस में कनेक्टिविटी देने वाले होंगे। जामनगर का संबंध गुजरात से है, अमृतसर का संबंध कहां से है? तो ये तो आपके जामनगर हो गया, ये आपके अमृतसर होगा, ये आपके अमृतसर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? जामनगर। क्लियर? अगर हम बात करना चाहें इसको लेकर तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो अमृतसर और ये जामनगर है, इसके बीच में आपकी कनेक्टिविटी प्रदान करी जाएगी। किन किन स्थानों को मिलाते हुए आपके ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है? जामनगर से सीधा समख्याली, ये याद करना वो समख्याली जो NH-15 के बारे में पढ़ा था। समख्याली से राधनपुर, अभी बात कर रहे थे, राधनपुर तीसरे नंबर पर आ रहा था। पोरबंदर से जब आप चल रहे थे ना, राधनपुर का जिक्र आया था, फिर पालनपुर का आया था, फिर तो राधनपुर के बाद फिर जोधपुर चाहिएगा, बाड़मेर होते हुए आपके जोधपुर पहुंच जाएगा, और जोधपुर के बाद नागौर। यहां पर NH-15 जो था ना वो यो चल रहा था। जैसलमेर, जैसलमेर वाले क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर कोई औद्योगिक स्थितियां नहीं है, वहां तो आपके सीमावर्ती सड़कें जो अलग से 15 के रूप में है। और इसके बाद नागौर के बाद सीधा बीकानेर, बीकानेर से गंगानगर, गंगानगर से अभोर, अभोर के बाद बात करते हैं कौन सा? अमृतसर। यहां पर आपको स्थिति देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये सारी स्थितियां किसको रिप्रेजेंट करती थी? जामनगर की एक्सप्रेसवे को स्थितियां करती थी। क्लियर? तो एक तो बना ये वाला। दूसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए तो नेक्स्ट सुनिए, एक दूसरा आपके एक्सप्रेसवे और मिलता है जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। 2 एक्सप्रेसवे ऐसे भी मिलेंगे आपको फेमस, एक यमुना एक्सप्रेसवे और एक गंगा एक्सप्रेसवे। जब आपके उत्तर प्रदेश के अंदर आपके मुलायम सिंह की सरकार थी, उस दौरान उन्होंने ना सबसे पहले इसको हाईलाइट करने के लिए अपने वहां पर जमीन को स्वीकृत करवाया, और वहां पर आपके केंद्र सरकार के सहयोग से क्या किया? एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया। गंगा नदी के समानांतर जो एक्सप्रेसवे चलेगा उसे गंगा एक्सप्रेसवे का नाम दिया जाएगा, जो यमुना नदी के समानांतर चलेगा उसे यमुना एक्सप्रेसवे का नाम दिया जाएगा। आप देखिएगा ये एक्सप्रेसवे इस प्रकार चल रहा है, तो आपने पढ़ा था कि यहां पर आपके उत्तराखंड है, उत्तराखंड के यहां से आपके क्या जाता है? ये आपके गंगा नदी जाती है। क्लियर? ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। क्लियर? क्या हो गया? हाँ, एक राज्य में बनाया ना इसको। अगर हम बात करते हैं ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी के पैरेलल चल गया ना ये। अब आप देखिएगा, आपको देखकर पता चलेगा कहां कहां पर। तो इसमें 2 स्थानों को चिन्हित किया गया, एक तो मेरठ को लिया गया, एक प्रयागराज को लिया गया। मेरठ का संबंध भी उत्तर प्रदेश से, और प्रयागराज का भी संबंध कहां से? उत्तर प्रदेश से। और ये पूरा जो जिला है, राज्य है, ये पूरा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्लियर? और अगर हम बात करना चाहें इसे लेकर, तो आपके क्वेश्चन सुनिएगा। जहां तक आप स्थिति की बात करते हैं तो यह है मेरठ। मेरठ के नीचे आओगे तो आपको मिलेगा हापुड़। हापुड़ के बाद ज्योतिबा फुले नगर, इसके नीचे आओगे संभल। संभल के बाद आएगा बदायूं, फेमस स्थान है बदायूं भी। बदायूं से नीचे आओगे फरुखाबाद। फरुखाबाद के बाद हरदोई। हरदोई के बाद उन्नाव फेमस, रायबरेली फेमस। इसके बाद प्रतापगढ़ और फिर प्रयागराज फेमस, क्योंकि हमने नदियों के संदर्भ में भी इसको पढ़ा था। वो एक ही बरेली के पास में जो स्थान है ना, उसको रायबरेली कहा जाता है। क्षेत्र अलग अलग। दोनों की बात करते तो ये आपके पूरी कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। और ये गंगा नदी के समानांतर चल रहा था, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया? गंगा एक्सप्रेस। ठीक है ना? एक स्थिति और मिलती है आपको, जब इसका डायग्राम मिलेगा उसमें 2 चीजें और जुड़ी हुई मिलेगी। एक तो इसके अंदर मार्ग कितने हैं,
लेन कितनी है इसकी, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, और दूसरा इसकी लंबाई और मिलेगी, ठीक है ना, लिखी हुई। इसके बाद आपको एक और डायग्राम मिलता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसमें भी देखो नाम से पता चल गया ना, दिल्ली को मुंबई के साथ कनेक्टिविटी देने का काम किया गया है। और दिल्ली मुंबई को कनेक्टिविटी देना है तो ये तो दिल्ली वाला क्षेत्र हो गया, क्योंकि हमें पता है ये वाला क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा। ये वाला कौन सा है, और ये वाला कौन सा है, और यहां पर कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद ये आपके आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद हरियाणा का क्षेत्र आएगा, हरियाणा के बाद राजस्थान। ये देखना, ये दौसा वाला जो जा रहा है ना, ये वाला ही है एक्सप्रेस वे। दौसा से कोटा, कोटा से आपके रतलाम, रतलाम के बाद आ जाता है आपके दाहोद, दाहोद के बाद आ जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र, गोधरा, गोधरा के बाद बड़ोदरा, बड़ोदरा के बाद कौन सा, सूरत। ये क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा इसके कनेक्टिविटी के रूप में। अब क्वेश्चन एक हमारा एग्जाम का बना, वो बताता हूं। एग्जाम का क्वेश्चन इसको लेकर दो तरह से बनता है भाई, एक तो एक्सप्रेसवे फेमस, और दूसरा आपके दिल्ली मुंबई दोनों फेमस, और तीसरा राजस्थान वालों को लिए इसलिए पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान से कनेक्टिविटी रखता है। लेटेस्ट में आपके उद्घाटन अभी पीएम ने किया ही था, तो ज्यादा हाईलाइट रहा सर ये। तीसरे नंबर पर इस एक्सप्रेसवे के स्थान पर पहले से कोई भी रोड नहीं था, किसी भी छोटे मोटे एनएच का सहारा नहीं लिया गया, पूरा अलग से बनाया गया है, और पूरा ऊपर ऊपर बनाया गया, कनेक्टिविटी दी गई, नीचे बनाया नहीं, इसको जमीन से काफी ऊंचा बनाया है। इसलिए बनाया गया है कि अगर प्राकृतिक स्थितियां, नदी नाले, बरसात भी होती है ना, तो भी किसी भी प्रकार से ये बड़े एक्सप्रेसवे आपके प्रभावित नहीं होंगे। और इन एक्सप्रेसवे को इतना चौड़ा इसलिए बनाया गया है कि भविष्य में कभी अगर इन एक्सप्रेसवे का उपयोग वायुसेना के द्वारा भी किया जाएगा तो भी इसके लिए भी सक्षम है। तो ऊंचे रहेंगे तो किसी भी प्रकार से उनके फन वगैरह वो उसके क्या करेंगे, नहीं टकराएंगे। क्या, हाँ गुजरात में ना सूरत, अरे नहीं, ये तो गुजरात का है। सूरत कोई दो, कोई एक ही सूरत है। यहाँ पर आएगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है स्थितियां, ये देखिएगा, ये सूरत लास्ट में ना बिल्कुल। ये लो सर, सूरत, गुजरात, बड़ोदरा, गुजरात, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और बनता है इसी को लेकर राजस्थान का, कि ये जो आपके एक्सप्रेसवे पड़ते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसका संबंध दो आपके राष्ट्रीय उद्यान से मिलता है राजस्थान के, एक तो आपके रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और एक आपके मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, दोनों को आपके संबंधित देखने को मिलता है। इसका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि आपके मुकुंदरा हिल्स या आपके रणथंबोर नेशनल जो पार्क है, इसका संबंध अगर हम जानना चाहें तो इसका संबंध आपके किससे मिलेगा, तो इसका संबंध कहां से मिलेगा, यहां से। क्लियर है, ये स्थिति मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा, वो जरा सुनिएगा, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे, इसको ध्यान रखना, इसके अंदर आपको नेशनल 8 का कई जगह प्रयोग करने को मिलेगा, जिसको 48 वर्तमान में कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य था दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे का, कि जब पहले हमने एक्सप्रेसवे देखा, आपके नेशनल हाईवे देखा ना, तो NH 8 जो था ना, वो आपके हरियाणा के कुछ भाग को ही प्रभावित करता था, फिर राजस्थान में आ जाता था। इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से हरियाणा के अधिकांश क्षेत्र को कवर करते हुए फिर वापस में कनेक्टिविटी बनाई। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूं, ये आपके NH पहले होता था 8, इसको वर्तमान में क्या कहने लगे, 48, पुराना नाम क्या था, NH 8। अब ये आपके यहां से दिल्ली से चलता था, दिल्ली के बाद हरियाणा के थोड़े से भाग से आता था,
इन्होंने अब जो नया बनाया ना, ये एक्सप्रेसवे जो बनाया, उसमें इन्होंने क्या किया कि आपके यहां से कनेक्टिविटी दे दी इसको। समझ आई बात? तो आपके हरियाणा का बहुत सारा क्षेत्र कवर किया ना, देखना मैं बताता हूं आपको। यहां पर पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद आप जब आगे चलते थे तो आपको देखने को मिलता था गुड़गांव, और गुरुग्राम के बाद सीधा ही आ जाता था बावल, और बावल के बाद फिर सीधा आ जाता था, और फिर आ जाता था जयपुर। ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ना, और पिंक कलर की, ये वाला है NH8, या जिसको 48 बोलते हैं। अब देखो जहां भी मुड़ेगा ना वहां हरियाणा टच होगा। इधर आप क्या आएंगे, चाहे तो आप फारूक नगर की बात कीजिएगा, मानेसर की बात कीजिएगा, पटौदी की बात कीजिएगा, तरु की बात कीजिएगा, रेवाड़ी की बात कीजिएगा, झज्जर की बात कीजिएगा, झज्जर की बात कीजिएगा, नांगल चौधरी की बात कीजिएगा। लास्ट में इनका एक क्षेत्र मिलता है जो पनियाला मोड़ बोलते हैं, वहां पर कनेक्टिविटी देता है। हरियाणा का अंतिम जो गांव होता है वो आपके बूडवाल नाम का एक गांव होता है, वहां से कनेक्टिविटी दे देता है। ये आपकी कनेक्टिविटी, ठीक है ना। और इसका मैंने बताया मूल उद्देश्य क्या रखा गया, मूल उद्देश्य ये रखा गया कि आपके इसे दिल्ली से जयपुर को कनेक्टिविटी दे दें, जिसमें आपके हरियाणा का भी क्षेत्र हो जाएगा। अब अगर आप कभी देखेंगे, कभी जानने का इस पर मौका मिले, तो देखो यहां से आपके ये बहरोड का क्षेत्र है, बहरोड के पास में ही है। ये नांगल चौधरी वाला जो क्षेत्र है ना, इसके बाद ये बहरोड वाला क्षेत्र आ गया ना। यहां से लेकर ये वाला तो पुराना ही है ना, NH48 8 वाला, इसको पूरे को दुरुस्त किया जा रहा है, तोड़ फोड़ कर और ब्रिज वगैरह सब बनाया जा रहा है। देखना भी कभी जाने का मौका मिले, सब तोड़कर बिल्कुल सही कर रहे हैं। यहां तक हो गया। इसके बाद आप देखेंगे बावल से लेकर आपके थोड़ा सा आगे तक कनेक्टिविटी, वहां पर भी तोड़ फोड़ कर काम चल रहा है ना। रेवाड़ी तक आप देखना बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि अब ये यहां से यहां जाओगे कुछ नहीं चल रहा, जैसा था वैसे चल। क्यों? क्योंकि इसको कोई जरूरत ही नहीं थी उनको, इसलिए इसे एक्सप्रेसवे बनाने का उद्देश्य ये रखा गया। समझ में आ गई बात? अब वो क्या कर रहे हैं कि वर्तमान समय में क्या चाह रहे हैं कि अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखते हैं तो ये हमारा जो भारत है, इस भारत को जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग ने कनेक्टिविटी दी ना, उसी प्रकार ये देश के अंदर एक्सप्रेसवे को भी इतने बड़े पैमाने पर आपके डेवलप करना चाहते हैं। देखिएगा, ये पहले जाता था NH8, जिसको यहां से यहां तक एक्सप्रेसवे बना दिया गया है, ठीक है। अभी इन्होंने एक एक्सप्रेसवे और बनाया, जिसको अभी हमने पढ़ा था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अब ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसा चाहते हैं कि क्यों ना इन एक्सप्रेसवे के बीच बीच में आपके क्या लगा दिया जाए, और एक्सप्रेसवे बना दिया जाए, जिसे पूरा एक जाल बनकर तैयार हो जाएगा। किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बीच की जो भूमियां होगी ना, ये बीच की भूमि आपके सारी वेल डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जिन जिन स्थानों पर परिवहन के साधनों की प्रधानता मिलती है, वहां प्राय आपके लोगों की संख्या क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक ज्यादा, उस क्षेत्र का विकास हो जाता है। किसी में भी देख लेना, आपके गांव के अंदर अगर रोड निकल जाता है ना, तुरंत दुकानें बनने लग जाती है, होटल खुलने लग जाते हैं, जमीन महंगी होने जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि परिवहन के साधन जहां पर होंगे वहां पर मानव ज्यादा रहना पसंद करता है, सुगमताएं मिलती है उसको। समझाई बात इतनी? इसके बाद और आगे बढ़ते तो आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा मुंबई बड़ोदरा, क्योंकि आपको पता है कि चाहे तो सूती वस्त्र की बात करना, चाहे चीनी मिल की बात करना, चाहे आपने पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस की बात की, तो यहाँ का मुंबई और यहाँ का हरियाणा का, आपकी गुजरात का बड़ोदरा, इसको कनेक्टिविटी देने के लिए ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। केवल 2 राज्यों को कनेक्टिविटी, तीव्र गति से आपके माल आना जाने का काम हो गया, ठीक है ना। इससे और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखने को मिलेगा पूर्वांचल। देखो, अगर बात करते हैं इसको लेकर,
तो पूर्वांचल का तात्पर्य जो है ना, वो आपके सामान्य बोलचाल में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है ना? और आप देखते हैं तो इसके अंतर्गत आपको जो क्षेत्र मिलेगा, एक तो लिया गया लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, ये पूरा उत्तर प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश, और एक आपके गाजीपुर लिया गया जिसका संबंध भी कहां से था, उत्तर प्रदेश। यहां पर आपके बाराबंकी, अमेठी चुनावी क्षेत्र के रूप में भी आप सुनना होगा, रायबरेली अलग हो गया वो वाला, यहां पर आपके सुल्तानपुर, यहां पर अयोध्या, यहां पर अंबेडकर नगर, ये आपके मऊ। एक मऊ मध्य प्रदेश में, जो मऊ छावनी के रूप में जब चंबल नदी के उद्गम की बात करते हैं, वो मऊ दूसरा मिलता है। क्लियर है ना? और उसके बाद सीधा कहां पर मिल जाएगा, काजी। पूर्वांचल आपके भाग को कनेक्टिविटी दे रहा है। इसको पूर्वांचल में पूर्वोत्तर, मैंने थोड़ा जूम कर रखे जब यहां तक आ गया ये, लेकिन इसको क्यों बनाया है, क्योंकि आप सुनना, अगर आप प्रयागराज तक की बात कर रहे थे तो मेरठ से और प्रयागराज तक तो पहले ही हमने गंगा एक्सप्रेस वे बना ही दिया था ना, तो पूरा उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी में आ गया ना, एक तो उस एक्सप्रेसवे के साथ और एक ही इधर वाले एक्सप्रेसवे के साथ। तो उत्तर प्रदेश में दो प्रधान एक्सप्रेसवे हो गए, एक तो गंगा एक्सप्रेसवे और दूसरा कौन सा हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इससे और आगे देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली जानते हैं, अमृतसर जानते हैं, कटरा जानते हैं। देखिएगा, दिल्ली हमें यहां पर मिलती है, इसके बाद हमारे पास है अमृतसर जाना है, और अमृतसर से कहां जाना है, कटरा जाना है। इसमें क्या देखने को मिला कि एक स्थान ऐसा मिलेगा जहां से ये वाई सेव बनाएगा, और वाई सेव बनाएगा तो आप याद कर लीजिएगा, यहां पर आपके एक स्थान हुआ करता था जिसका नाम था जालंधर। क्या नाम था, जालंधर। और यहां पर अगर हम बात करना चाहें इस स्थान को लेकर, तो ये वाला आपके कौन सा है, जम्मू का कटरा। अगर आप यहां से जालंधर से ऊपर जाते हैं, एक्सप्रेसवे मिलेगा, तो यहां पर हाईएस्ट कहां तक जा पाएंगे, और यहां से अगर यूं जानते, ये वो है था जिसको आप NH1 के रूप में पढ़ रहे थे, 1A के रूप में, ये पूरा कौन सा था जिसको आपने पढ़ा था NH1 के रूप में। और यहां से यहां तक याद करिएगा, जब उत्तर दक्षिण गलियारा पढ़ रहे थे तब भी आपके श्रीनगर से पढ़ा था ना, श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, दिल्ली वाला क्षेत्र। तो ये स्थितियां आपको देखने को मिली। तो इसकी वाई सेव बनती है। अब आप देख लीजिएगा, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, अंबाला तो हरियाणा में है ना यार, तो यहां पर कैसे आ गया, ये हो गया अंबाला, ये हो गया पानीपत, ये हो गया सोनीपत, और ये वाला हो गया अमृतसर। यहां पर इसको देखेंगे तो ये है आपके, और ये वाली स्थितियां, ये जालंधर, जालंधर से कनेक्टिविटी दे दी, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो इसका संबंध दिल्ली से दो क्षेत्रों को कवर करने का है, जिसमें एक तो आपके उत्तरतम स्थिति हो जाएगी और एक यहां पर आपके उत्तरी पश्चिमी हाईएस्ट स्थिति देखने को मिलने वाली है। दो स्थिति को कनेक्टिविटी देगा, पहले सीधा जाएगा फिर आपके दो तक मुड़ जाएगा। तो वाई शेप में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए वैसे जितने भी एक्सप्रेसवे हम पढ़ रहे थे उसमें हम दो स्थानों को चिन्हित कर रहे थे। तो
तो आपके दिल्ली अमृतसर हो गया, लेकिन हमने साथ में कनेक्टिविटी किसको दी थी? कटरा को, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? दिल्ली अमृतसर कटरा। मेन ये वाला यूज होता ज्यादा, इसको भी कनेक्टिविटी देना, ठीक है ना। नेक्स्ट सुनिएगा, इधर देखिएगा। अब आपने देखा वंदे भारत ट्रेन को लेकर, और वंदे भारत जो ट्रेन देखते हैं ना, इसकी ट्रेन की दिखाएंगे, फोटो वगैरह भी दिखाएंगे, कि वंदे भारत ट्रेन की बात करें ना, तो ये ट्रेन है ना, ये ऐसे दो स्थानों के मध्य चलाने का प्रयास किया गया है जिसमें 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अप डाउन की स्थिति कवर हो जाए। 24 घंटे में तीव्र गति से चलने वाली ये ट्रेनें रखी गई। इनका लक्ष्य ये था 120 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का लक्ष्य रखा गया। एक रेल के अंदर 18 वैगन रखने का लक्ष्य रखा गया। ये तो था लक्ष्य कि भाई ऐसा करेंगे हम। 18 डब्बे, वैगन का मतलब होता है डब्बे। अब क्या हुआ साहब, जब चलने लगी ना स्थिति, तो ये 80 किलोमीटर से लेकर हाईएस्ट 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर हाईएस्ट चलती है। दूसरा, इसके अंदर 18 वैगन ना होकर इसमें अब 9 ही वैगन मिलते हैं। तीसरी स्थिति, क्या ये शुरुआत जो थी ना, ये देश में पहली बार ऐसी थी? ऐसा पहला नहीं था सर, लेकिन उसकी प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर दिया गया, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या चल गया है ना, और नाम ऐसा दे दिया गया कि भाई साहब, लोगों को ये लगा कि पता देश ही इसके अंदर बसता है, ट्रेन के अंदर। हाँ बिल्कुल सर, फैक्ट था ना। लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा रेल विभाग को पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा शताब्दी एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, ये ऑलरेडी पहले से कार्यरत थी। कि हमने उस समय स्टार्ट कर दिया था जब शताब्दियां चेंज हुई थी, कि शताब्दियों के आधार पर इनको पहले से चला दिया गया था, जिनके अंदर वही सुविधा है जो आज वर्तमान में आपके वंदे भारत में। जो सुविधा वंदे भारत में है ना, वो की वो सुविधा ऑलरेडी शताब्दी में आज भी है। एक भी सुविधा कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि भाई वहां जाओगे तो ऐसा है कि भाई अपने आप ही खड़े होते ही अपने आप बैठ जाओगे, अपने आप खड़े हो जाओ, मुंह में खाना कोई दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब वही की वो सुविधा। तीसरा, उन ट्रेनों में भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर की व्यवस्था थी, इस ट्रेन में भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर की सुविधा है, तीनों व्यवस्थाएं हैं। इसके अंदर हम बात करते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक तो क्वेश्चन बनता है भारत में सबसे पहले शुरुआत कब की गई, किन दो स्थानों के बीच में, और एक ऐसी वंदे भारत ट्रेन जिसको राजस्थान में जब लॉन्च किया गया तो काफी आपके इसको हाईलाइट किया गया, इसको ये मुद्दा भी रहा काफी टाइम के लिए कि भाई अपने भारत राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन चलेगी। उसके उद्घाटन में तत्कालीन प्रधानमंत्री व तत्कालीन आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, वाराणसी नई दिल्ली, सबसे पहले वाराणसी से और नई दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। ये सब छोटी दूरियां हैं, कोई बड़ी दूरियां नहीं है। दूसरा, नई दिल्ली से आपके कटरा तक जाएंगे ना, नई दिल्ली से कहां तक जाएगा? कटरा तक। कटरा जम्मू वाला जो क्षेत्र है ना, अभी पढ़ा था, वैष्णो देवी जाते हैं तो उसके लिए। मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर, गांधीनगर का संबंध कहां से? आपके गुजरात से। नई दिल्ली से आपके हिमाचल प्रदेश के अब अदोबरा से, यहां तक चलेगी। एक उसी क्षेत्र में अगर बात करते हो आपके चेन्नई, चेन्नई का संबंध कहां से? तमिलनाडु। और चेन्नई के बिल्कुल थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा एरिया, तो आप बताएंगे इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपको कौन सा मिलेगा? मैसूर। आपको दोनों खूब विस्तार से पढ़ने को मिले, चाहे तो मैसूर का पठार की बात कर लेना, चाहे आप देख लेना, ये तो चेन्नई हो गया, ये मैसूर हो गया, दोनों करेक्ट। इसके बाद बिलासपुर जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन के बाद आप बात करते हो कहां पर? नागपुर, दोनों का संबंध महाराष्ट्र से। इसके बाद हावड़ा से नई जलपाईगुड़ी तक जाएगी, जो वेस्ट बंगाल में, दोनों ही स्थान का संबंध कहां से? जिसमें हावड़ा ब्रिज बहुत फेमस रहा है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद का संबंध जो है ना, वो आपके कहां से मिलता है? तेलंगाना वाले क्षेत्र से मिलता है, हैदराबाद सिकंदराबाद। और ये विशाखापट्टनम कहां पर है? आपके पास में ही है,
क्योंकि पहले पूरा एक ही राज्य हुआ करता था, अब पृथक हो गया। दिल्ली कैंट से अजमेर जयपुर, पहले जयपुर तक कनेक्टिविटी थी, अब इसको कहां तक कर दिया गया। अभी ये जब चली ना, तो मैंने कहा ना चर्चा का बहुत विषय रही, और चर्चा का जब विषय रही तो हमने जानना चाहा कब चलाया गया। 13 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत की गई। एक वंदे भारत ट्रेन की उदयपुर वाली जो रेंज है ना, उसमें भी कनेक्टिविटी देने का काम किया गया है, ठीक है ना, उसको नोट लगा हुआ कर लिखवा देंगे हम लोग, ठीक है। ये वंदे भारत ट्रेन को भी थोड़ा सा टच करना था हमें। इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक क्वेश्चन और मिलता है रेल परिवहन के अंदर ही, कि आपके रेलवे जोन पूछ लेता है कई बार, और रेलवे जोन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक तो रेलवे जोन का नाम क्या है और उसका मुख्यालय कहां पर है। कुछ भी नहीं करना है, रेलवे जोन को याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका है, वो देखना। आप तो अपने भारत को घर मानना, और घर के अंदर बीच का केंद्र मानना, केंद्र का मतलब मध्य है। चार दिशाएं हैं, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। अगर इधर कोई रेलवे जोन बनेगा तो इसे कहा जाएगा उत्तर रेलवे जोन, इधर कोई बनेगा दक्षिण रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे जोन, पूर्वी रेलवे जोन, मध्य रेलवे जोन। अब इनके मुख्यालय कहां कहां पर होंगे ये याद करना है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अगर इस मध्य, अगर इस मध्य और इस उत्तर के बीच में कोई रेलवे जोन और आवश्यकता पड़ जाती है, दबाव ज्यादा होता है, तो फिर इसे कहा जाएगा उत्तर मध्य रेलवे जोन, इसे कहा जाएगा पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण मध्य रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। क्लियर। इसके बाद रेलवे जोन की बात होगी तो आपके फिर दिशाएं बदलेगी। यहां पर जो रेलवे जोन बनेगा, इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। क्लियर। अगर इनके बीच में भी कोई दिक्कत आती है तो आपके बन जाएगा दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे जोन, ठीक है ना। इसको कल मैं समझाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आज समय हो गया पूरा।